सबको वेलकम है। और मैं बता दूं कि डायरेक्टली आप लोगों को पता है कि मैं लगभग इससे पहले 6 वीडियो के आसपास दे चुका हूं। प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन है और जो लोग मिस कर रहे हैं मैं बता दूं बहुत बड़ा अवसर आप मिस कर रहे हैं। ऐसा वीडियो ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कोई नहीं देने वाला है। मैं भी देखता हूँ, मैं भी जो है रिसर्च करता हूँ कि किस टाइप के वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं। देखता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन विटामिन ए, विटामिन ओ, डी, सी, जिसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में मुश्किल से विटामिन से एक आध वो क्वेश्चन आएगा और डेली विटामिन 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 पढ़ाया जा रहा है, लीवर से संबंधित, एनाटॉमी से संबंधित, जबकि पता होना चाहिए कि सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है। तो मैं यही काम करता हूँ, जितने भी टोटल सब्जेक्ट है सबको इस 50 क्वेश्चन में हम लोग मिस करके रखते हैं। 7-8, 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक से होता है। तो बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ज़रूर पढ़ें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, जितने भी माय डियर एएनएम के कैंडिडेट हैं। ठीक है, चूँकि आप लोग जानते हैं एएनएम फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, तो वही चीज़ें हैं, सबको वेलकम है। और मैं हकीकत बताता हूँ कि ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पेड क्लास में आइए जहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। और बाकी देख सकते हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, जितने भी 10,709 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अप्लाई ज़रूर कीजिए और जुड़िए, पढ़िए, अच्छे से जॉब लीजिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है, मतलब इनमें से कौन है जो संचारित रोग का कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्यूबर, हार्ट फेल, हेमोफीलिया, कैंसर। तो पता होने चाहिए हमें इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन है, फैलने वाला। तो ट्यूबरकुलोसिस यह फैलने वाला रोग है, यह बाकी ये सब फैलता नहीं है। ठीक है, चलिए कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे में संचारित होना, समझ रहे हैं। निम्न में से कंट्रासेप्शन एंड टेम्पोररी मेथड नहीं है। कहता है कंट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक का टेम्पोररी मेथड नहीं है। टेम्पोररी मेथड मतलब न टेम्पोररी नहीं है, मतलब अस्थाई होगा। तो इसमें से हमें अस्थाई के बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए प्रोजेस्टेरोन, आप लोग को पता है, अच्छे से पढ़े हैं। तो यह प्रोजेस्टेरोन जो है इस्तेमाल किया जाता है आईयूडी में। ठीक है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस में। ठीक है, आईयूडी में इसको इस्तेमाल किया जाता है कॉपर टी के साथ में, जो कि हार्मोन युक्त जो है आपके आईयूडी होते हैं। यह तो ये तो होगा नहीं, ये टेम्पोररी वाला है। छाया आपको पता होना चाहिए, यह भी गलत है, टेम्पोररी ही है ये। नॉन स्कैल्पल वैस्कोटोमी, ठीक है, नॉन स्कैल्प वैस्कोटोमी। ठीक है, और अंतरा, तो अंतरा भी आपका टेम्पोररी है, छाया भी टेम्पोररी है, यह भी टेम्पोररी है। तो वैस्कोटोमी यही हमारा परमानेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है, कहता है कि निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें से 25 अप्रैल को, देखिए डे वाला क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ही, डायरेक्ट ऐसे डे दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा है, या बताएगा कि फलाना को कौन सा डे मनाया जाता है, बताइए। तो 25 अप्रैल को कौन सा हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस या एड्स दिवस या कैंसर दिवस या मलेरिया दिवस, बताइए। तो राइट आंसर विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, याद रखिएगा। ठीक है, एड्स दिवस कब होता है आप लोग को पता होना चाहिए, 1 जो है दिसंबर, पता होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, पता होनी चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न है, इंडिया में HIV का फर्स्ट केस कब मिला। माय डियर, आपको पता होगा कि 1997 गलत, 81 गलत, 86 गलत, 85 गलत, 86 में पहला केस मिला था। ठीक है ना, HIV का। पाँचवा है, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहते हैं, या डायरेक्टली रूप से कहा जाए तो कुल विश्व की जनसंख्या के कितना % जनसंख्या जो है भारत का है। ठीक है, तो 7%, 12%, 17%, 12%। तो माय डियर, आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल जनसंख्या का लगभग 17 से 18% भारत में होते हैं, लगभग 17.25% के आसपास अभी जो है मौजूद। बाकी ऑप्शन में 17 है, तो यही राइट आंसर होगा। एक्चुअली में 17.76 ऐसे ही % कुछ है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, छठा नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से सबसे सुपीरियर वर्टेब्रा कौन सा होता है। ठीक है, सुपीरियर वर्टेब्रा कौन सा है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा सुपीरियर वर्टेब्रा होता है। ठीक है, यह C7 होता है, 7 के संख्या में होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
सातवां है गैस्ट्रिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस के पीएच मान में ट्रू कौन सा है। गैस्ट्रिक जूस सीधा डायरेक्टली पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका अम्लीय होता है, क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कभी कभी अम्लीय कभी क्षारीय होता है, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग को पता है गैस्ट्रिक जूस जो हमारा HCl होता है यह एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो अम्लीय होता है, ठीक है ना, अम्लीय होता है। तब तो यह हमारे जो है पेट में ज़्यादा बनने से जो है क्या होता है गैस का प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है ना। तो यह अम्लीय होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अम्लीय होता है, याद रखिएगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। एक हेल्दी एडल्ट में जल की मात्रा कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए बॉडी वेट का लगभग 60% जो है हमारे शरीर में जल ही है, ठीक है। बॉडी वेट का 60% जल ही हमारे बॉडी में है, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में ब्रेन का वजन लगभग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी वेट का 2%, 10%, 60%, 95%। तो लगभग बॉडी वेट का 2% जो होता है वह जो है क्या होता है, मस्तिष्क का वजन होता है। यूँ कहा जाए तो 60 का 2% निकालिए तो कितना होगा, 1 से 1 कटा, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से भाग दीजिए तो 5 इकाई 5 और इसमें 5 दूना 10, लगभग 1200 ग्राम। और यही जो है आपके लगभग 12 से 1400 ग्राम के आसपास जो है होते ही हैं मस्तिष्क के वजन। और आपके सामने मैं निकाल के दिखा भी दिया कि अगर 2% बॉडी वेट का है तो कैसे, तो 60 kg वाला को 2% निकालिए तो लगभग 1.2 के आसपास आएगा, तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। 10वां है ह्यूमन ब्लड का पीएच किस प्रकृति का होता है। अब जो है आप लोग को पता है ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब यह 7 से अधिक है तो ब्लड का पीएच की प्रकृति नेचर कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से कम रहता तब ना अम्लीय होता। लेकिन हमारा ब्लड का 7.4 होता है तो यह क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ गए। 11 देखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला कौन सा ऑर्गेन खोखला, मांसल एवं बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अगर आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़े हैं ह्यूमन बॉडी को तो आपको पता है ANM में आपको हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हार्ट जो है बंद मुट्ठी के खोखला मांसल ऑर्गेन होता है, पता होनी चाहिए, ठीक है। जबकि किडनी जो है क्या होता है, किडनी एक बीन शेप में होता है, सेम के बीज के आकार में, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस होता है नाशपाती के आकार में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मटर के दाने के आकार में, ठीक है ना, पी शेप में। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आगे 12 में चलते हैं कि एक हेल्दी पर्सन के ब्लड का पीएच मान कितना होता है। देख लीजिए इतना होता है, इतना होता है, राइट आंसर यही होगा 7.3 से 7.4, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 है हिज के बंडल ऑफ हिज नामक संरचना बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है। तो हिज के बंडल किस पार्ट में होते हैं, हृदय में होते हैं या किडनी में या ब्रेन में या स्टोमक में। तो राइट आंसर हृदय में होते हैं, हिज ऑफ बंडल, ठीक है, बंडल ऑफ हिज, ओके, याद रखने को। 14 है अल्फेटरी नर्व जो है के बारे में क्या समझे, अल्फेटरी नर्व के बारे में इसमें क्या सही है। यह पहली क्रेनियल नर्व है, यह दूसरी क्रेनियल है, यह 7वीं क्रेनियल है, यह 10वीं क्रेनियल नर्व है। कौन सी नर्व है, तो अल्फेटरी नर्व कौन सा नर्व है, तो माय डियर यह पहली क्रेनियल नर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फेटरी नर्व जो है पहली क्रेनियल नर्व है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, हलवा नहीं पूछता है। क्रेनियल नर्व जो है जितना भी होता है उसमें से आपको एक आध वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ह्यूमन बॉडी में यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेप उप वाला में लोग कन्फ्यूजन होता है तो वो पूछेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सभी तरह के क्वेश्चन लाता हूँ। तो अल्फेटरी नर्व आपके पहली नर्व, ठीक है। 15 नंबर का है ऑडिटरी कैनाल के संबंध ह्यूमन बॉडी के किस भाग से है। माय डियर ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल ह्यूमन के किस बॉडी के भाग से है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, सेरेब्रम। तो माय डियर जो बाहरी कान का होता है वही ऑडिटरी कैनाल से संबंधित है, ठीक है। ऑडिटरी मतलब सुनना, ठीक है ना, श्रवण, और श्रवण तो कान से ही रिलेटेड होगा, तो यह बाह्य कान से रिलेटेड है, ओके। 16 नंबर है कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी बोन कौन सी है। तो माय डियर लंबी बोन इसमें कौन होता है, फीमर स्टेबिज क्लेविकल जो है फ्रंटल। तो माय डियर फ्रंटल होता है, यह हमारा ब्रेन का कपाल जो होता है आगे वाला ललाट, वहाँ पे फ्रंटल होते हैं, ठीक है।
फीमर हमारे जांघ का सबसे लंबी अस्थि होती है। क्लेविकल को ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टेपिज कान की सबसे छोटी है और फीमर सबसे बड़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई? बहुत VVI प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब जो है लागू की गई? 52 में, 65 में, 1985 में, 2000 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी, याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, सब है, समझ गए। 18 है, निम्न में से वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? मतलब जल के प्रदूषण से स्रोत क्या है? घरों से निकला कूड़ा करकट एवं मल जल, कल कारखानों से निकला अवशिष्ट, कृषि से निकला अवशिष्ट, उपरोक्त सही। तो इनमें से सभी है जिससे जल जो है पोल्यूशन हो सकता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। तो कुछ कथन वाले प्रश्न भी आपके आएंगे, इसलिए कथन वाले ले रहे हैं। निम्न में से पोल्यूटेड एयर के सेवन से होने वाला वायरल बीमारी क्या है? मतलब प्रदूषित हवा के सेवन करने से इनमें से कौन सा वायरल बीमारी होता है, ठीक है। देखिए कौन सा आपके सामने है, टाइफाइड फीवर तथा पैराटाइफाइड फीवर, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे। पोलियो हेपेटाइटिस है, उसके बाद है गियार्डिसिस एवं अमीबियासिस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर जो वायरल या प्रदूषित से जो होता है वह पोलियो और हेपेटाइटिस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर है, लार्ज स्केल पर जल का प्यूरिफिकेशन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए संग्रह, निष्कंदन, क्लोरीकरण, यह सब तो जो है आपके बड़े पैमाने पर जल के शुद्धिकरण में जो है शामिल है, स्टेप है यह। लेकिन बात किया जाए ओजोनीकरण का, ओजोनाइजेशन का, तो यह आपके नहीं है लार्ज स्केल पर या कोई भी स्केल पर यह स्टेप नहीं है जल के प्यूरिफिकेशन का, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़े होइएगा प्यूरिफिकेशन तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी भारत में से उन्मूलन कर दिया गया है? मतलब ख़त्म कर दिया गया है। कौन सा बीमारी? मलेरिया, HIV, नारू रोग और घेंघा रोग। तो माय डियर पोलियो को भी जो है ख़त्म कर दिया गया है, नारू रोग भी जो है ख़त्म है, समझ रहे हैं। आगे चलिए 22 नंबर है, देश के अनुमानित शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो माय डियर अनुमानित शिशु मृत्यु दर कितनी है देश की, ठीक है, बताना है। 174, 31, 0.5, 300। तो माय डियर जो है इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, कहीं टाइपिंग में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, टाइपिंग में कहीं मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर को छोड़ते हैं, सही करके आप लोग को सही कर लीजिएगा, ठीक है, मैं कमेंट में डाल दूंगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रूरल एरियाज में प्रस्तुता को कितना दे है? मतलब आप लोग जानते हैं JSY के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दिया जाता है जो है प्रस्तुति कराने पर अस्पताल में, ठीक है। तो अस्पताल में प्रस्तुति कराने पर जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ रुपए दिए जाते हैं लाभार्थी को। तो इसके लिए गांव में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरिया में कितना रुपए दे है? चूँकि ग्रामीण एरिया आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ जननी सुरक्षा योजना को डिटेल में कि किस एरिया में कितना जो है दे है। तो यहाँ पे ग्रामीण एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो 1000, 1400, 500 या 600। तो माय डियर ग्रामीण रूरल एरिया में 1400 रुपये जो है दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 24 नंबर है, यहाँ पे निम्न में से कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है। निम्नलिखित में से कम्युनिटी के समुदाय के विशेषता कौन से है? ठीक है, कम्युनिटी की उत्पत्ति नेचुरल होती है, कम्युनिटी मेंबर में हम की भावना बी की फीलिंग पाई जाती है, प्रत्येक कम्युनिटी का अपना विशिष्ट नाम होता है, ऑल ऑफ द एबोव बिल्कुल सही है। जाट कम्युनिटी, ठीक है, अहिर कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण कम्युनिटी, राजपूताना, अलग अलग सब कम्युनिटी का अपना नाम होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम की भावना भी होती है, नेचुरल उत्पत्ति भी होता है इसका, और इसलिए इसमें सब इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 नंबर है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, अस्पताल कचरा का प्रबंध के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट येलो कलर के बिन में डाला जाता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट आप लोग को जो है पता है, बायोमेडिकल वेस्ट पढ़े होंगे तो उसमें जो अस्पताल के कचरे होते हैं उसमें से कौन से कचरे को हम पीले रंग के डिब्बे में डालेंगे? कौन? तो आपको पता होनी चाहिए। पीले रंग में हम शरीर के बॉडी से निकले हुए टिश्यू वगैरह या शरीर से कोई भी जो है निकलता है उसको डालते हैं। ठीक है, तो एनाटोमिकल जो पार्ट होता है बॉडी का उससे डालते हैं। ठीक है, शरीर के भाग को, जैसे प्लेसेंटा वगैरह, अम्बिलिकल कोड वगैरह। ठीक है,
26 है स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है रोग प्रतिरोधकता, गलत, इम्यूनिटी नहीं होता। विष संक्रमण, ए सही है। टीकाकरण गलत, रोकथाम गलत। तो स्टरलाइजेशन विष संक्रमण होता है, जो संक्रमण भगाने का एक तरीका है। आरबीएस की शुरुआत कब की गई, आप लोग को इससे पहले मैं बता चुका हूँ आरबीएसके के फुल फॉर्म, ठीक है। आगे है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय बाल, ठीक है ना, राष्ट्रीय, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आरबीएस के, मैं इससे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म बता चुका हूँ, वहाँ पे आप लोगों को देखना है, ठीक है। 2011 में, 13 में, 15 में, 17 में, 2013 में आरबीएस के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्न में से किस प्रोग्राम का संबंध 4DS पर फोकस करने से है। तो 4DS के किस पर फोकस करता है, तो आरबीएस के जो ही प्रोग्राम है यही 4DS पर फोकस करता है, ठीक है, याद रखना है। 29 है, निम्न में से देख लीजिए, निम्न में से जेस्टेशनल एज असेसमेंट की टेक्निक क्या है। तो बुलार्ड स्केल जो है जेस्टेशनल, ठीक है, एज असेसमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा बुलार्ड स्केल, ओके। 30 नंबर है, कितना अपकार स्कोर प्रदर्शित करता है बेबी वातावरण में नॉर्मल एडजस्ट कर रहा है। तो नॉर्मल तौर पर एडजस्ट करना कितना जो है दर्शाता है। तो माय डियर, नॉर्मल तौर पे अगर कोई एडजस्ट कर रहा है समान तौर पे तो 8 से 10, 8 से 10 अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा अपकार स्कोर में आता नहीं है। तो 7 से 10 का मतलब होता है कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। 5 से 7 का मतलब होता है कि ठीक ठाक है बच्चे को, लेकिन थोड़ा सा आवश्यकता है। लेकिन 5 से नीचे यानी 5 से नीचे आता है तो उसे ज़रूरत होती है देख रेख करने की। तो इसमें ऑप्शन में 8 से 10 ही वो वाला है, तो 8 से 10 ही होगा, सही है। 31 है, 1-2 वर्ष के बालक की रिस्पायरेशन रेट एक एडल्ट की तुलना में अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि जितना कम उम्र के बच्चा होता है वह जो है उतना ही ज़्यादा उम्र वाला से उसमें रिस्पायरेशन अधिक होगा। तो 1-2 वर्ष के बालक में एडल्ट के तुलना में अधिक होगा रिस्पायरेशन रेट। आगे चलते हैं 32 नंबर, हाइपोग्लाइसेमिया से क्या समझते हैं। माय डियर, हाइपो मतलब कमना और हाइपर मतलब बढ़ना। हाइपर नहीं कहता है कि हाइपर हो गया मतलब उत्तेजित हो गया, बढ़ गया। तो हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कमना यानी कम होना। तो यहाँ पे हाइपो है तो कम होगा, और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ग्लाइसेमिया ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ग्लूकोज लेवल के कम होना ही हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। ब्लड शुगर का जो लेवल है समान से कम होना, यही डी आंसर ही होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं 33 नंबर है, यहाँ पे बहुत शानदार है। निम्न में से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्रावी अवस्था सेक्रेटरी फेज के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। यह मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट हो जाती है तथा ओव्यूलेशन के साथ समाप्त हो जाता है। इस फेज के दौरान योनि से ब्लीडिंग होता है। इस फेज के दौरान ब्रेस्ट सुडौल हो जाते हैं। यह फेज जो है ओव्यूलेशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। माय डियर, इंतज़ार करता है ओवम जो है, अंडा जो है इंतज़ार करता है किसी मेल के जो है क्या बोलते हैं उसको, सीमेन का। लेकिन जब अंडा को सीमेन नहीं मिलता है तो अंडा जो है क्या होता है, टूटने लगता है। और यह प्रक्रिया जो है क्या होता है कि यह फेज जो है ओव्यूलेशन के तुरंत बाद जो है स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। तो यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 है, निम्न में से मादा युग्मक कौन है। मादा मतलब स्त्री, शुक्राणु, अंडा, निषेचन, भ्रूण। तो माय डियर, इसमें से देख लीजिए आपको ओवम जो है यह मादा में ही पाया जाता है, ठीक है। 35 नंबर है, एक गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें महिला को लगता है कि वैजिना से होकर कोई वस्तु नीचे आ रही है क्या कहलाता है। जेनिटल प्रोलैप्स, ठीक है, भैंसी देख लीजिए, भैंसी को वैजिनल फिस्टुला, रेक्टो वैजुना फिस्टुला, यूटेराइन फाइब्राइड, जेनाइटल जो है आपको प्रोलैप्स। माय डियर, अगर किसी महिला को ये लगता हो कि हमारे वैजिना से होकर कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे जेनाइटल प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है, जेनाइटल प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है ना, जननांग का प्रोलैप्स होना, समझ रहे हैं। तो जननांगी प्रोलैप्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
36 नंबर है यूरिनरी ब्लैडर एवं वैजिना के मध्य पाए जाने वाला एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय होता है और वैजिना मतलब योनि होता है, और इस दोनों के मध्य में जो पाए जाने वाला असमान जो संरचना होता है वह क्या कहलाता है बताना है। देख लीजिए, वेसिको वैजिनल फिस्टुला, यूट्रो वैजिनल फिस्टुला, ठीक है, ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला और यूरेथ्रो वैजिनल फिस्टुला। तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देख लीजिए देख लीजिए वेसिको वैजिनल फिस्टुला, वेसिको वैजिनल फिस्टुला याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ब्लैडर के एबनॉर्मल रूप से वैजिना से कनेक्ट को ही जो है वेसिको वैजिनल फिस्टुला कहते हैं। आगे 37 है अंतरा क्या है। माय डियर, अंतरा ऊपर ऑप्शन में देखे होंगे, पुरुष गर्भ निरोधक साधन है, महिला गर्भ निरोधक साधन है, पुरुष तथा महिला दोनों के लिए उपयोगी है, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। तो अंतरा तो सबसे पहले अस्थायी विधि है, उसके बाद यह महिला का गर्भ निरोधक साधन है, ठीक है। 38 नंबर का प्रश्न है, कहता है यदि महिला को 6 मंथ्स की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि 30 दिन है तो कैलेंडर मेथड के अनुसार लास्ट रिस्की डे बताना है। लास्ट रिस्की डे बताना है। एक महिला के पिछले 6 मंथ्स की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि 30 दिन है तो कैलेंडर मेथड के अनुसार लास्ट में उसका रिस्की डे कौन सा है बताना है। और इसका जो है आप अपने माइंड में चलाइए क्वेश्चन, मैं आंसर तो बता दे रहा हूँ, MC का 20वां दिन, बट आपको इसको बताना है कि कैसे यह 20वां दिन हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से देखकर बताइए। अगर आप मैटरनल हेल्थ अच्छे से पढ़े हैं सेकेंड ईयर में, ANM के सेकेंड ईयर में, तो ठीक है। FHS फीटल हार्ट रेट साउंड होता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 40 नंबर है, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है। माय डियर, एक वयस्क व्यक्ति का बॉडी मास, इसको BMI कहते हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा, BMI होता है शॉर्ट में, 20 से 25 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 41 है, ओलिगोमेनोरिया से आप क्या समझते हैं। ओलिगोमेनोरिया से क्या समझते हैं, ठीक है। मेनार्क से ठीक पहले एक्सेसिव ब्लीडिंग होना पहला, ठीक है। उसके बाद है दर्द युक्त मासिक धर्म, मासिक चक्र की अवधि का घटकर 21 दिन या इससे कम हो जाना, ठीक है। मासिक चक्र की अवधि का बढ़कर 35 दिन से अधिक हो जाना। तो ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि मासिक चक्र जो हमारा 28 दिन का होता है, इससे बढ़कर 35 दिन या इससे अधिक हो जाएगा तो वह ओलिगोमेनोरिया कहलाता है, ठीक है। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, दूध, कैल्शियम की गोलियां, B एवं C दोनों, ठीक है। तो विटामिन C युक्त जो खाद्य पदार्थ होता है यह आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा जो है अवशोषण करने लगता है, ठीक है ना। 43 नंबर है, गर्भ अवस्था की 28 सप्ताह की अवधि पर फंडल ऊंचाई का स्तर होता है। माय डियर, गर्भ अवस्था जब 28वें सप्ताह में चला जाता है तो जो उसका फंडल की ऊंचाई का स्तर होता है कितना होता है, सिम्फेसिस प्यूबिस तथा अम्बिलिकल्स के मध्य बिंदु पर, अम्बिलिकल के स्तर पर, ठीक है, अम्बिलिकल तथा जिफी स्टर्नम को मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग तक, ऊपरी 2/3 भाग मिलाने वाले बिंदु तक, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर है, आशा द्वारा संपादित की जाने वाले कार्यों में शामिल नहीं है। कौन सा कार्य है जो आशा द्वारा नहीं किया जाता है। अपने एरिया की गर्भवती महिलाओं के प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना, टीकाकरण सहयोग करना, जन समुदाय को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना, गर्भवती महिला को टीटी लगाना। तो माय डियर, आशा का काम ये नहीं होता है कि वह टीका लगाएगा, ठीक है। टीका लगाने का काम हेल्थ नर्स का होता है, आप लोग का होगा, ANM का होगा, ठीक है ना, समझ लीजिए। 45 है, बच्चों में दस्त के रोग का इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है। ORS के साथ कैल्शियम, आयरन, विटामिन, जिंक। तो जिंक जो है बच्चे को दिया जाता है ORS के साथ में दस्त से बचाने के लिए। 46 है, पार्टोग्राफ। आप लोग अगर पढ़े होंगे मिडवाइफरी सेकेंड ईयर में तो वहाँ पे पार्टोग्राफ आप लोग को पढ़ना है। पार्टोग्राफ में आइडेंटिफिकेशन डाटा के ठीक बाद सबसे पहला एरिया होता है। माय डियर, जो आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, जो पहचान वाला डाटा होता है, उसके ठीक बाद का जो डाटा होता है पार्टोग्राफ में, उस एरिया को हम लोग FHR कहते हैं, फीटल हार्ट रेट, ठीक है। यही होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा के जस्ट बाद, ठीक है।
47 है प्रेगनेंसी की अवधि के कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ अवस्था को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, 2, 4, 6, 3। तो आप लोग को पता है 3 महीने पर 3 जो है आएगा तो 9 महीना हो जाएगा, और लगभग 9 महीना 7 दिन, 9 महीना 10 दिन, यही तो प्रेगनेंसी का पीरियड है। तो इसे 3 गो ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। ठीक है। 48 है निम्नलिखित कथनों में से फीटल स्कल में पाए जाने वाला अग्र फंटनेल के बारे में क्या सत्य है। यह फंटले जन्म के पश्चात लगभग 6 सप्ताह की एज पर बंद हो जाता है। यह फंटले जन्म के पश्चात लगभग 18 माह की एज पर बंद होता है। यह कभी भी बंद हो सकता है। और लास्ट में है उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फंटले होता है वह बच्चे में 18 माह की एज पर जो है 18 से लेकर 24 माह के एज पर बंद हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 49 है इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं। नर एवं मादा युग्मक का मिलना तथा परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होना। ठीक है। उसके बाद है नर एवं मादा का युग्मक से मिलने के बाद जाइगोट का यूट्रस से संलग्न होना। परिपक्व ओवेरियन पुटिका के फटने के बाद यूट्रस से सेकेंडरी ओसाइट का मुक्त होना। और नॉन ऑफ द एबोव गलत। देखिए होता यह है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आरोपण होना। जैसे मान गए मेल और फीमेल का जो भी क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, तो निषेचन के बाद वह निषेचन कहाँ जाके आरोपण होता है, यूट्रस में। तो यही जो है आपका है कि नर एवं मादा की युग्मक के मिलने के बाद बने जाइगोट का यूट्रस में जाना, यूट्रस में संलग्न होना, यही इम्प्लांट कहलाता है। 50 और आखिरी वीडियो है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक महिला में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रायः किस दिन घटित होता है। फर्टिलाइजेशन के दूसरे दिन, फर्टिलाइजेशन के 11वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 25वें दिन। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि जो ओव्यूलेशन शुरू होता है वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस दिन, 14वें दिन। तो यह ओव्यूलेशन की अंडोत्सर्ग की क्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन। तो इस प्रकार से आपका जो है समाप्त हो गया 50 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका डैमेज निकल गया है। बाकी के 49 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना चाहिए। मैं बताने के बाद एक बार वीडियो को खुद से भी समझना आपको चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन को शामिल किया हूँ वो सब के सब आपको पढ़ने और समझने वाला है। ठीक है, डेली 50 क्वेश्चन जो हम बताते हैं और जो भी टर्म इसमें आता है इंपॉर्टेंट, उसको आप नेट पर सर्च कीजिए और पढ़िए उसके बारे में कि क्या है। जैसे मैंने ओव्यूलेशन बताया, ओव्यूलेशन आया तो ओव्यूलेशन के बारे में सर्च कीजिए कि आखिर ओव्यूलेशन क्या है। इससे आपका जो नॉलेज है वो दुगुना विस्तार होगा। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।